प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। वजह क्या डिस्टेंस की इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शामिल की गई है आप लोगों की, अति लघु की, बहुविकल्पी की। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। 2023-24 के यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपका है। चलिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट, जो कि ये एनसीईआरटी के बेस पर आपका पेपर है डिस्टेंस, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर बहुविकल्पी का, जो वाणिज्य का है। यदि अंतिम शेष ट्रायल बैलेंस में दिया जाए गया है तो इसे दर्शाया जाता है। यदि अंतिम शेष ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो इसे कहाँ दर्शाया जाता है? ट्रेडिंग खाते में, वित्तीय विवरण में, बिजनेस खाते और बैलेंस शीट में, लाभ और हानि खाते में। तो देखिए इसे मुख्य रूप से हम लोग जो बिजनेस खाते और बैलेंस शीट में इसको दर्शाया जाता है। देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए व्यवसाय खाते और बैलेंस शीट में, ये ट्रायल बैलेंस का अगर देखा जाए तो अंतिम शेष जो होता है वो व्यवसाय खाते और बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ट्रायल बैलेंस देखा जाए तो सभी सामान्य खाता बही खातों और एक विशिष्ट समय पर उनके शेष की एक सूची होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। कैसे समायोजन लेखांकन कई स्थानों को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर समायोजन लेखांकन कई स्थानों को प्रभावित करते हैं। 4, 3, 2, 1। तो सही उत्तर क्या होगा इसका डिस्टेंस? 3 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। यानी लेखांकन में देखा जाए तो समायोजन जो होता है वो 3 स्थानों को प्रभावित करता है। इसमें ट्रायल बैलेंस आपका शामिल होता है, आय विवरण आपका शामिल होता है, उसके साथ ही साथ बैलेंस शीट शामिल होता है। क्या क्या होता है डिस्टेंस? ट्रायल बैलेंस, आय विवरण और बैलेंस शीट। यह सुनिश्चित करने के लिए अगर देखा जाए तो समायोजन किए जाते हैं और वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से समायोजन लेखांकन किया जाता है। जैसे इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला है। हुंडी किस भाषा में लिखी जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, मुड़िया, हिंदी और मुड़िया दोनों में। तो देखिए मुख्य रूप से जो होता है ये हुंडी जो होता है वो हिंदी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखा हुंडी देखा जाए तो भारत में उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का विनिमय पत्र है, और यह आमतौर पर जो होता है वो हिंदी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉइंट रहेगा, और इसे फटाफट शेयर करिए क्लासमेट में डिस्टेंस, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पर एकदम बैठा हुआ है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। देखिए बैंक समाधान विवरण जो होता है वो कौन तैयार करता है? ट्रायल बैलेंस तैयार करने से पहले, अंतिम खाते तैयार करने से पहले, और व्यवसायिक की इच्छा के अनुसार इनमें से कोई नहीं। देखिए बैंक समाधान विवरण जो होता है वो अंतिम खाते तैयार करने से पहले बनाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड में जो है बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट से मेल खाता है कि नहीं खाता है, इसके लिए देखिए क्या किया जाता है, ये उसकी रिकॉर्ड को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से इसका जो लेखांकन होता है वो किया जाता है। ठीक है ना, ये आपका जो रहेगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में रहेगा। अंतिम खाते तैयार करने से पहले एक बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा बी। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनाश की किस प्रणाली में देखा जाए तो अक्षरों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है? वायर्ड फाइल को, फोल्डर फाइल को, बार्स के साथ फाइल को। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट को मुख्य रूप से इसमें देखिए करते हैं। वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम में दिखाया तो पत्रों और दस्तावेजों को जो होता है फाइलिंग कैबिनेट के भीतर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं। यह प्रणाली जो होती है दस्तावेजों तक पहुंच और संगठन की अनुमति देती है। कोड भाषा में लिखी गई स्ट्रिंग्स क्या कहलाती है? फोनोग्राम, प्रतीकात्मक तार, गुप्त भाषा तार, स्ट्रिंग्स या तार, विदेशी वायर। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं गुप्त भाषा स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोड भाषा में लिखी गई जो स्ट्रिंग्स को हम लोग जो होता है मुख्य रूप से गुप्त भाषा स्ट्रिंग्स के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग जो होता है वो सुरक्षित संचार या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुरक्षित संचार को और साथ ही साथ संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से इसे किया जाता है। देखिए समय और श्रम बचाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? समय लिखने की मशीन और कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये सभी। तो देखिए ये सभी का सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये समय और श्रम बचाने वाले जो उपकरण में देखा जाए तो समय लिखने वाली मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गई, टाइपराइटर, ऐसे बहुत सारे हैं। ये उपकरण जो होते हैं कार्यस्थल में देखा जाए तो दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में भी ये बहुत रूप से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न भी। आठवें प्रश्न की, दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं हम लोग? तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार।
दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसमें देखा जाए तो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो होता है वो आदान प्रदान होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक देश की करेंसी दूसरे देश में, दूसरे देश की करेंसी जो होती है एक देश में उसका आवागमन होता है। थोक विक्रेता किसके बीच की कड़ी का कार्य करते हैं? थोक विक्रेता देखिए निर्माता और उपभोक्ता, निर्माता और सरकार, निर्माता और खुदरा विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्माता और खुदरा विक्रेता के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं वो होते हैं थोक व्यापारी। देखिए कई ग्रुप में कार्य, थोक विक्रेता क्या करते हैं, उत्पादकों से थोक में सामान खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? उत्पादकों से खरीदते हैं, और उन्हें छोटी मात्रा में जो होता है खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं, जो फिर अंतिम उपभोक्ताओं को देखा जाए तो उत्पाद बेचते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दुनिया में पहला डिपार्टमेंटल स्टोर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? दुनिया में पहला डिपार्टमेंटल स्टोर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो ये जो था मुख्य रूप से 1844 में देखिए कहाँ किया गया था, 1844 में इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है ना, तो दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर जो था वो कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। और बैनब्रिज नामक स्टोर न्यू कैसल अपॉन टाइन इंग्लैंड में खोला गया था, और इसे दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर माना जाता है। क्या नाम है उसका डिस्कस? बैनब्रिज नामक स्टोर जो था न्यू कैसल अपॉन टाइन इंग्लैंड में खोला गया था, और ये पहला डिपार्टमेंटल स्टोर था, 1844 में इसको खोला गया था। ठीक है ना, मतलब ये देखा जाता है तरीके से औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है ना, औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुआ था। चालान कौन तैयार करता है? खरीदार द्वारा, विक्रेता द्वारा, एजेंट के माध्यम से, इन सभी द्वारा। तो देखिए जो विक्रेता होता है विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। चालान जो होता है वो मुख्य रूप से कौन तैयार करता है? विक्रेता के द्वारा तैयार किया जाता है। चालान देखिए क्या होता है, विक्रेता द्वारा खरीदार को जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है, जिसमें देखा जाए तो प्रदान किए गए उत्पादों या सेवाओं, मात्रा और सहमत कीमतों का जो होता है इसमें विवरण होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से कार्य करता है इस तरीके से। 12वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं वो 20 सदस्य होते हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल में अगर देखा जाए तो कितने होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। बोर्ड बैंक के मामले के प्रबंधन और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए अगर देखा जाए तो जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? प्रबंधन और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए जो होते हैं वो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो 12वें का विकल्प नंबर क्या होगा? सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 13वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए तो भारत में देसी बैंकरों का काम क्या है? तो देसी बैंकरों का काम देखा जाए जमा स्वीकार करना, ऋण देना, आपत्ति अवधि के दौरान सहायक होना, सभी उपरोक्त में सभी। देखिए तो सभी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देसी बैंकर्स के सभी कार्य हैं भारत में। देसी बैंकर्स जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, और आपत्ति अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो सहायक के रूप में कार्य भी करते हैं। ठीक है ना, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? ये मुंबई हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कार्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15वां देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो देखिए डिस्टेंस, भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, जबकि देना बैंक, विजया बैंक और केनरा बैंक जो है ये सभी वाणिज्यिक बैंकों में है। भारतीय रिजर्व बैंक अगर देखा जाए डिस्टेंस तो क्या है? देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक ना, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक है, और यह एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है डिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का। ठीक है ना, 15वां प्रश्न था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए 16वें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंकों में खोला जाता है? देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूंजी खाता, नगद खाता, चालू खाता, बही खाता। देखिए चालू खाता जो होता है वो बैंकों में खोला जाने वाला खाता होता है। चालू खाता देखा जाए तो एक प्रकार का जमा खाता है जो असीमित निकासी की अनुमति देता है। असीमित निकासी, जितना मतलब देखा जाए तो बहुत चालू रहता है वो हमेशा। जब जरूरत पड़ेगी निकाल लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी जमा कर दीजिए। आमतौर पर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन की बैंकिंग जरूरतों के लिए जो होता है ये मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। मौसम बदल रहा है ड्यूरेशन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। बहुत ही परिश्रम से आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी जबरदस्त तरीके से परेशान कर रहा है। तो इन चीजों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी आप सभी लोगों का। भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था सन 1901 में। ठीक है, देखिए इस अधिनियम ने देखा जाए तो देश में सहकारी समितियों के गठन और विनियमन के लिए देखा जाए तो एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। ठीक है ना, तो 17वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण संतुष्टि की स्थिति कौन सी है? शून्य सीमांत संतुष्टि, घटती सीमांत संतुष्टि, बढ़ती सीमांत संतुष्टि और अधिकतम सीमांत संतुष्टि। उपभोक्ता की पूर्ण संतुष्टि की स्थिति अगर देखा जाए तो अधिकतम सीमांत संतुष्टि जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण संतुष्टि की स्थिति होता है। देखिए
यह उस बिंदु को तो बताता है एडिशन जिस पर क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा की अगर देखा जाए तो उपभोग से उपभोक्ता की उपयोगिता या देखा जाए संतुष्टि अधिकतम हो जाती है, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट प्रश्न के लिए जब हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो पूंजी निर्माण निर्भर करता है व्यय पर, आय पर, बचत पर, उपयुक्त सभी पर। तो देखिए डिस्टेंस, ये जो पूंजी निर्माण होता है वो मुख्य रूप से बचत पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण में देखा जाए तो जो किसी देश में वास्तविक पूंजी के स्टॉक को बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बचत पर निर्भर करता है जिसे निवेश में लगाया जाता है। 20वें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं एडिशन, देखिए यहाँ पर तो कौन सी उत्पादक प्रक्रिया है। शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, पर नर्स पति की सेवा कर रही है, माँ अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही है, और नदी किनारे पड़ी रेत को शहर में बेचना। तो सी देखिए ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। माँ अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही है। यह परिदृश्य जो है एक उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से एक ठोस वस्तु स्वेटर के निर्माण की प्रतिनिधित्व कर रही किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये खंड बायोडिविजन जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये सेकंड सेशन में इसका डिस्कशन किया जाएगा आप लोगों को। ये आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो फटाक से जाइए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिए।